आने दो इस फौजी को। आज मैं इसे दिखाऊंगा कि पुलिस क्या होती है। फौजी है तो क्या हुआ, है तो मेरे इलाके में वर्दी का रोब दिखाता है। आज इसका रोब मैं उतारूंगा। जेठ की दोपहरी थी। सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा होकर आग बरसा रहा था। रामपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क, जो वर्षों से पक्की होने की बाट जोह रही थी, धूल और सन्नाटे में लिपटी हुई थी। लू के थपेड़े पेड़ों के पत्तों को भी झुलसा रहे थे। आमतौर पर इस समय लोग अपने घरों के भीतर कूलर या पंखे की हवा में आराम करते थे, लेकिन रामपुर की उस मुख्य सड़क पर आज आराम हराम था। वहां दहशत का एक काला साया खड़ा था। सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी थी। गाड़ी के शीशे काले थे और बम्पर पर पुलिस का लाल नीला स्टीकर लगा था। गाड़ी की छत पर लगी लाल बत्ती बुझी हुई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सामने से गुजरने वालों के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। ये गाड़ी थी दरोगा बलराज चौहान की। बलराज चौहान एक ऐसा नाम जिसे पूरा थाना क्षेत्र कांपता था। वो कोई रक्षक नहीं, बल्कि वर्दी में छिपा एक भेड़िया था। उसका कद करीब 6 फीट था, पेट वर्दी से बाहर झांक रहा था और उसकी खाकी वर्दी के बटन तनाव में खींचे रहते थे। माथे पर पसीना, आंखों पर मोटा काला चश्मा और मुंह में बनारसी पान दबाए वो अपनी स्कॉर्पियो के बोनट पर टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में एक बेंत थी, जिसे वो अपनी हथेली पर बार बार पटक रहा था, जैसे शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसके साथ उसके 4 वफादार सिपाही रामदीन, सुरेश यादव और मिश्रा भी वहां मौजूद थे। उनका काम सुरक्षा देना नहीं, बल्कि साहब के इशारे पर शिकार को घेरना था। सड़क पर बैरिकेडिंग के नाम पर लकड़ी के 2 पुराने खंभे रखे गए थे, ताकि कोई भी वाहन बिना रुके निकल ना सके। अरे ओ मिश्रा, बलराज चौहान ने पान की पीक थूकते हुए गरजा। आज की बोहनी बहुत हल्की है। दोपहर हो गई और अभी तक जेब में सिर्फ 2000 आए हैं। क्या सारे मुर्गे आज बिलों में छिप गए हैं? हवलदार मिश्रा ने खैनी रगड़ते हुए दांत निपोड़ दिए। साहब, गर्मी बहुत है, लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, अभी शाम बाकी है, कोई न कोई बड़ा आसामी तो फंसेगा ही। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक पुराना ट्रैक्टर जिस पर गन्ने लदे थे, धीरे धीरे चेक पोस्ट की तरफ आ रहा था। ट्रैक्टर पर एक गरीब किसान बैठा था, जिसके चेहरे पर लाचारी और धूप की झुर्रियां थीं। बलराज चौहान की आंखों में चमक आ गई। उसने बेंत से इशारा किया, रोक साले को। सिपाही सुरेश और यादव चीते की तरह लपके और ट्रैक्टर के सामने खड़े हो गए। किसान ने घबराकर ब्रेक लगाया। ट्रैक्टर फतफत करता हुआ बंद हो गया। कागज दिखा बे, सुरेश ने किसान की गिरेबान के पास हाथ ले जाते हुए कहा। किसान ने हाथ जोड़ लिए। सरकार, हम तो रामू हैं, अभी मिल पर गन्ना डालने जा रहे थे, कागज तो घर पर भूल आए। बलराज चौहान धीरे धीरे शेर जैसी चाल चलते हुए ट्रैक्टर के पास पहुंचा। उसने अपना काला चश्मा नाक के नीचे खिसकाया और अपनी लाल आंखें किसान पर गड़ा दी। कागज घर भूल आए? बलराज ने व्यंग से कहा। तो ट्रैक्टर सड़क पर क्यों लाए? ये सड़क तुम्हारे बाप की है। नहीं हुजूर, गलती हो गई, जाने दीजिए, बच्चे भूखे हैं, किसान गिड़गिड़ाया। बलराज चौहान ने एक जोरदार डंडा ट्रैक्टर के टायर पर मारा। चुप, गलती की सजा तो मिलेगी। या तो ट्रैक्टर यहीं सीज होगा या फिर 2000 रुपए का जुर्माना अभी भरना पड़ेगा। 2000? किसान की रूह कांप गई। साहब, पूरे गन्ने बेचकर भी शायद ही इतना बचे। रहम करो साहब। रहम गया तेल लेने। बलराज ने हवलदार को इशारा किया। उतार इसको नीचे और डाल गाड़ी में, ट्रैक्टर थाने जाएगा। अंततः उस गरीब किसान ने अपनी धोती की गांठ से मरोड़ मरोड़कर कुछ नोट निकाले। अपनी मेहनत की कमाई को रिश्वत की आग में झोंकते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से 500 रुपए के 3 नोट, कुल 1500 रुपए बलराज चौहान के हाथ में रख दिए। बलराज ने नोटों को सूंघा और जेब में डालते हुए कहा, जा, आज मूड अच्छा है इसलिए छोड़ रहा हूं, अगली बार कागज लेकर निकलना। किसान ट्रैक्टर लेकर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया धूल और बददुआएं। बलराज चौहान और उसके सिपाही हंसने लगे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं था कि उन्होंने अभी एक गरीब का खून चूसा है। उनके लिए ये शक्ति प्रदर्शन था। बलराज चौहान को लगता था कि इस सड़क का भगवान वही है। एसपी ऑफिस दूर शहर में था और गांव वाले अनपढ़ गवार थे जो कानून से डरते थे। उसे यकीन था कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। स्कॉर्पियो के बोनट पर वापस आकर बलराज ने ठंडे पानी की बोतल खोली और मुंह से लगा ली। साहब, हवलदार यादव ने कहा, सुना है आज आर्मी की गाड़ियां इस रूट से निकलने वाली थी, कोई एक्सरसाइज चल रही है क्या? बलराज चौहान ने लापरवाही से हाथ हिलाया। होगी कोई एक्सरसाइज?
हमें क्या, आर्मी वाले अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बस इतना ध्यान रखना, कोई बड़ी गाड़ी आए तो उसे सलाम ठोक देना और कोई आम आदमी आए तो उसका चमड़ा उधेड़ देना। यही हमारा नियम है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। सड़क पर सन्नाटा फिर से गहराने लगा था। पक्षियों की चहचहाट भी थम गई थी, मानो प्रकृति भी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। बलराज चौहान नहीं जानता था कि जिस रास्ते पर वो शेर बना बैठा है, उसी रास्ते पर कुछ ही पलों में एक असली शेर आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो उसकी वर्दी के घमंड को तार तार कर देगा। तभी हवा का रुख बदला। दूर, बहुत दूर एक विशेष ध्वनि गूंजी। ये किसी सामान्य मोटरसाइकिल की आवाज नहीं थी। ये एक रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की भारी और कड़क आवाज थी, जो किसी युद्ध के नगाड़े की तरह बज रही थी। आवाज में एक लय थी, एक अनुशासन था। हवलदार मिश्रा के कान खड़े हो गए। साहब, कोई बुलेट आ रही है। आवाज से तो तगड़ी मशीन लग रही है। बलराज चौहान ने अपना चश्मा ठीक किया और सड़क के उस छोर पर देखा जहां से आवाज आ रही थी। तगड़ी मशीन मतलब तगड़ा आसामी। होशियार हो जाओ, अगर कोई रही सजादा हुआ तो आज की पूरी कमाई एक ही बार में हो जाएगी। धूल के गुब्बार को चीरते हुए सड़क के मोड़ से एक साया उभरा। गहरे हरे रंग की बुलेट सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसे चलाने वाला शख्स साधारण नहीं लग रहा था। उसकी मुद्रा सीधी थी, सीना तना हुआ था। जैसे जैसे बाइक पास आ रही थी, उसकी पहचान स्पष्ट होने लगी। सवार ने भारतीय सेना की कैमोफ्लेज वर्दी पहन रखी थी। हाथों में काले दस्ताने, पैरों में भारी डीएमएस बूट और आंखों पर एक एविएटर सनग्लास। लेकिन सबसे खास और खतरनाक चीज जो उसके कंधे पर पीछे की ओर टंगी थी, वो थी एक AK-47 राइफल। वो राइफल धूप में किसी आभूषण की तरह नहीं, बल्कि मौत के परवाने की तरह चमक रही थी। बलराज चौहान ने जैसे ही वर्दी और राइफल देखी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आमतौर पर पुलिस वाले फौजियों से उलझने से बचते हैं, लेकिन बलराज का अहंकार उसके विवेक से बड़ा था। उसने सोचा, फौजी है तो क्या हुआ, है तो मेरे इलाके में वर्दी का रौब दिखाता है। आज इसका रौब मैं उतारूंगा। बुलेट की डुगडुग अब एकदम करीब आ चुकी थी। बलराज चौहान सड़क के बीचों बीच आ गया और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। रुक गाड़ी, उसने चिल्ला कर कहा। बुलेट की स्पीड कम हुई। टायरों ने बजरी पर पकड़ बनाई और ठीक बलराज के सामने आकर बुलेट रुक गई। इंजन अभी भी चालू था। उसकी धमक बलराज के जूतों के नीचे महसूस की जा सकती थी। धूल थोड़ी छटी। फौजी और दरोगा आमने सामने थे। यही वो पल था जब शांति का अंत हुआ और संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। रामपुर की सड़क अब युद्ध का मैदान बनने जा रही थी। बलराज चौहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रताप सिंह की बुलेट के हैंडल पर अपना डंडा मारते हुए बोला, सुना नहीं क्या? गाड़ी बंद कर। प्रताप सिंह ने अपनी आंखों पर लगे काले एविएटर सनग्लास को धीरे से उतारा और उसे अपनी वर्दी की जेब में रखा। उसकी आंखें तीखी, स्थिर और अंगारों जैसी लाल सीधे बलराज चौहान की आंखों में झांक रही थी। उन आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। प्रताप ने इंजन बंद कर दिया। अचानक वहां खामोशी छा गई। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? प्रताप सिंह की आवाज भारी और शांत थी। मैं एक सेवारत सैनिक हूं, अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूं। मुझे क्यों रोका गया? बलराज चौहान को यह शांति पसंद नहीं आई। उसे आदत थी लोगों के गिड़गिड़ाने की। प्रताप का यह आत्मविश्वास उसे चुभ गया। बलराज ने पान की पीक सड़क पर थूकी। अरे देखो रे फौजी साहब, हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों रोका। लगता है नए नए भर्ती हुए हैं। हवलदार सुरेश और रामदीन खीसे निपोड़ने लगे और धीरे धीरे बुलेट को घेरने लगे। बलराज चौहान वापस प्रताप की ओर मुड़ा। ओ ये फौजी, तुम सीमा पर होगे शेर। यहां सड़क पर हम ही जंगल के राजा हैं, समझ में आया? बलराज ने प्रताप की वर्दी के कॉलर की तरफ इशारा किया। यह वर्दी पहनकर क्या समझते हो? चालान नहीं कटेगा। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? प्रताप सिंह ने संयम बनाए रखा। हेलमेट है मेरे पास, लेकिन गांव के रास्ते पर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए उतारा था। और वैसे भी डिफेंस पर्सनल को ड्यूटी के दौरान वर्दी में कुछ रियायतें होती हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए। रियायत? कानून सिखाएगा तू मुझे? बलराज का पारा चढ़ गया। वह प्रताप के और करीब आया। उसके मुंह से पान और गुटखे की बदबू आ रही थी। कागज दिखा, गाड़ी के लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण सब निकाल। और अगर एक भी कागज कम हुआ तो ये बुलेट अभी थाने में खड़ी होगी और तू पैदल मार्च करता हुआ जाएगा। प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली। उसने शांति से अपनी जेब से अपना आर्मी आईडी कार्ड निकाला और दरोगा के सामने किया। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा आईडी है। गाड़ी के कागज मेरे बैग में हैं,
लेकिन आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो एक वर्दीधारी को शोभा नहीं देता। मैं देश का सिपाही हूं। बलराज चौहान ने झपट्टा मारकर प्रताप के हाथ से आईडी कार्ड छीन लिया और लापरवाही से उसे अपनी जेब में डाल लिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मेरा आईडी वापस कीजिए, प्रताप ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। बलराज चौहान हंसा। आईडी चाहिए तो ले, 5,000 रुपए निकाल जुर्माने के। उसने अपना हाथ आगे फैला दिया। तुम फौजियों को तो मुफ्त की शराब मिलती है, थोड़ा पैसा यहां पुलिस वेलफेयर में भी दान कर दो। यह शब्द प्रताप सिंह के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। प्रताप धीरे से बुलेट से नीचे उतरा। मेहनत के पैसे हैं इंस्पेक्टर, हराम के नहीं हैं। चालान काटना है तो रसीद निकालिए, मैं कोर्ट में भरूंगा लेकिन रिश्वत का 1 रुपया नहीं दूंगा। रसीद मांगेगा? कोर्ट जाएगा? बलराज चिल्लाया। तेरी हेकड़ी अभी निकालता हूं। बलराज चौहान ने बिना किसी चेतावनी के प्रताप के सीने पर दोनों हाथों से जोरदार धक्का मारा। पीछे हट साले। प्रताप सिंह 2 कदम पीछे लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उस धक्के ने उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया था। पेड़ के पीछे छिपा लड़का जो अब तक सहमा हुआ था, उसने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया था और वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया था। बलराज चौहान ने अभी बस प्रताप सिंह के शरीर को धक्का दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी एक सोए हुए ज्वालामुखी को धक्का दे दिया है। प्रताप ने अपनी वर्दी पर जमी धूल को धीरे से झाड़ा। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी जो किया वो सिर्फ एक इंसान को धक्का नहीं था, आपने भारतीय सेना की वर्दी को धक्का दिया है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा आईडी वापस कीजिए। बलराज और चौड़ा होकर हंसा। अबे तेरी ये वर्दी तो बाजार में 500 रुपए की मिलती है और मेरी ये खाकी, इस पर सरकार की मोहर है। यहां मेरा कानून चलता है। बलराज प्रताप के बिल्कुल करीब आ गया। घुटनों पर बैठ जा, अभी के अभी घुटनों पर बैठ। उसने प्रताप के कंधे पर टंगी AK-47 की बेल्ट को खींचने की कोशिश की, वरना ये खिलौना भी जब्त हो जाएगा। जैसे ही बलराज का हाथ हथियार पर पड़ा, प्रताप का सब्र टूट गया। बिजली सी फुर्ती से प्रताप ने बलराज की कलाई पकड़ ली। वो पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। आह! बलराज के मुंह से चीख निकल गई। हथियार से दूर रहो इंस्पेक्टर, प्रताप ने उसे झटक दिया। दरोगा दर्द से कराता हुआ पीछे जा गिरा। मारो, मारो साले को, बलराज ने जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाया। चारों हवलदार अपनी लाठियां निकालकर प्रताप की ओर लपके, लेकिन महज 10 सेकंड में चारों हवलदार धूल चाट रहे थे। प्रताप ने अपनी राइफल को हाथ भी नहीं लगाया था, वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। बलराज चौहान अब खड़ा हो चुका था। उसने झटके से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और नली सीधी प्रताप के माथे की ओर तान दी। अब बोल, बलराज पागलों की तरह हंसा। 1 गोली और तेरा सारा फौजीपना यहीं ढेर हो जाएगा। इंस्पेक्टर, वो गलती मत करना, प्रताप ने चेतावनी दी। 3 तक गिनूंगा, बलराज ने चीखा। 1, 2। इससे पहले कि बलराज 3 बोल पाता, प्रताप का शरीर किसी स्प्रिंग की तरह हरकत में आया। उसने शरीर को दाईं ओर झुकाया। बलराज की रिवॉल्वर से धमाका हुआ, लेकिन गोली प्रताप के कान के पास से निकल गई। अगले ही पल हवा में खटाक की आवाज गूंजी। प्रताप की AK-47 अब बलराज चौहान की छाती के ठीक बीच में तनी हुई थी। हथियार नीचे। प्रताप की आवाज में शेर की दहाड़ थी। बलराज के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर गिर गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रताप ने बूट की ठोकर से रिवॉल्वर को दूर फेंक दिया। तुम्हारी सजा तुम्हें कानून देगा, प्रताप ने कहा। उसी समय पेड़ के पीछे से रोहन नाम का लड़का बाहर निकला। उसने वीडियो SP साहब को भेज दिया था। बलराज चौहान का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था SP सर। उठाओ, प्रताप ने आदेश दिया। दूसरी तरफ से SP राघवेंद्र राठौर की दहाड़ सुनाई दी। बलराज चौहान, मैंने वीडियो देख लिया है, तुम्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ हत्या के प्रयास और भ्रष्टाचार की FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। बलराज चौहान के हाथ से फोन गिर गया। वो वही बलराज था जो खुद को भगवान समझ रहा था। अब वो एक अपराधी की तरह बैठा था। प्रताप सिंह ने अपनी राइफल वापस कंधे पर टांगी। वर्दी ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकत बनने के लिए होती है। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। प्रताप ने अपनी बुलेट स्टार्ट की। धड़ 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 बुलेट धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब वर्दी का अहंकार और वर्दी का सम्मान टकराते हैं तो जीत हमेशा सम्मान